हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित NCERT की किताब की प्रश्नावली 2.4 की प्रश्न संख्या 3 के तीसरे भाग में दिए गए प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास नई किताब है जो कि सत्र 2023-24 की है, तो उसमें यही प्रश्नावली 2.3 के तीसरे प्रश्न के तीसरे भाग में दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस हल को समझने के लिए मैंने यहाँ पर आप अपनी किताब में ये देख रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। और ये तीसरा भाग आप यहाँ पर देख रहे हैं, px बराबर kx² माइनस √2x + 1। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि प्रत्येक स्थिति के लिए प्रश्न में ये पहले ही बता दिया गया है कि x-1 px का एक गुणनखंड है, और इसी बात को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रश्न को हल करना है। इस प्रश्न के हल को समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर इस हल को लिखा है, जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर पहले तो ये प्रश्न लिखा गया है, इसके बाद ये बहुपद px को लिखा गया है। अब चूंकि इस प्रश्न में हमें यह पहले से दिया गया है कि x-1 दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो हम यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड प्रमेय हमें पहले से ज्ञात होनी चाहिए। यदि आप को नहीं ज्ञात है तो मैंने यहाँ पर इसे लिखा भी है, आप देख सकते हैं। यदि px घात n बड़ा है बराबर है 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो यहाँ पर इससे आप समझ रहे होंगे कि ये किसी ऐसे बहुपद की बात कर रहा है जिसमें बहुपद की घात 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, और यहाँ पर a कोई वास्तविक संख्या है। तो ये गुणनखंड प्रमेय में दो बातें लिखी गई हैं। पहली बात जो लिखी गई है, पहला जो कथन है इसका, उसमें ये लिखा गया है कि x-a px जो कि बहुपद है, बहुपद px का एक गुणनखंड होता है। अर्थात x-a बहुपद px का एक गुणनखंड होता है, और ये तभी होता है जबकि pa बराबर 0 होता है। अब ये pa क्या है? pa दिए गए बहुपद में x बराबर a रखने पर हमें प्राप्त होता है। और इसी का जो दूसरा भाग है वो ये कहता है कि यदि हम बहुपद का मान x बराबर a पर ज्ञात करते हैं, जिसे कि हम pa के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो वो अगर 0 के बराबर प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति तभी बनती है जबकि x-a px का एक गुणनखंड हो। तो इन दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से हमें समझ लेना है कि x-a पहली भाग में जो लिखा है x-a px का एक गुणनखंड होता है,
ये तभी होगा जबकि पी ए बराबर शून्य हो। और इसी का विलोम, इसी का उल्टा, इसी का विपरीत ये यहाँ पर दूसरे भाग में लिखा गया है कि यदि दूसरे भाग में लिखा है कि पी ए बराबर 0 होता है, अर्थात अब यहाँ पर बहुपद का मान x बराबर a पर शून्य हो गया, अर्थात पी ए बराबर शून्य। ये तभी होता है जबकि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड हो। तो इस प्रकार हम यहाँ पर पहले भाग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि x माइनस वन पी एक्स जो कि बहुपद है का एक गुणनखंड है। ऐसी स्थिति में हम गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे, जो कि उसमें दिया था कि अगर x माइनस ए पी एक्स का, x माइनस ए बहुपद पी एक्स का गुणनखंड होता है तो उस स्थिति में पी ए बराबर शून्य होता है, अर्थात x बहुपद में x बराबर a रखने पर जो मान प्राप्त होता है बहुपद का, वह शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x माइनस ए के स्थान पर x माइनस वन लिखा है। तो हम इसकी अगर तुलना करें x माइनस ए से x माइनस वन की, तो हम पाएंगे कि a के स्थान पर 1 आया है। तो जहाँ गुणनखंड प्रमेय में जहाँ पर ये था कि पी ए बराबर शून्य होना चाहिए, वहाँ पर हम a के स्थान पर 1 लिख देंगे, अर्थात हमारा P1 बराबर शून्य होना चाहिए। इसको समझने के लिए कैसे a का मान कितने के बराबर होगा, किस संख्या के बराबर होगा, इसे ज्ञात करने का तरीका होता है। जैसे यहाँ x माइनस वन गुणनखंड है, तो x माइनस वन को हम 0 के बराबर कर देते हैं। रफ कार्य जहाँ करते हैं वहाँ पे आप करके देख सकते हैं। x माइनस वन बराबर 0 लिख दिया, और ऐसा करने के पश्चात हम देखते हैं कि x का मान जो हमें प्राप्त होता है वो 1 के बराबर प्राप्त होता है, और यही 1 मान जो प्राप्त हुआ है वो a के बराबर होता है। अब इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि x माइनस वन लिखा है, फिर आप उस x माइनस ए से तुलना करिए। मैंने इसे इस तरीके से भी समझाने का प्रयास किया है। x की जगह x हो गया, माइनस की जगह माइनस हो गया। अब 1 किसकी जगह है? a की जगह है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर 1 के होगा। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है कि गुणनखंड प्रमेय से P1 बराबर शून्य। तो वैसे तो गुणनखंड प्रमेय में PA बराबर शून्य होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि x माइनस ए गुणनखंड प्रमेय में होता है तो यहाँ पर x माइनस वन है, अर्थात a की जगह पर 1 है, इसलिए हम यहाँ पर P1 बराबर शून्य लिखेंगे। अब P1 हमें ज्ञात कैसे होगा? P1 हमें ज्ञात होगा दिए गए बहुपद में x की जगह पर 1 रखने पर। तो आप अगर देखें ये जो दिया गया बहुपद है, इसमें आप x की जगह जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर P1 हो जाएगा बाएं पक्ष में, और दूसरे पक्ष में जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, और इस प्रकार उस रखने के पश्चात हम सरल कर लेंगे इसको, इस बहुपद को सरल कर लेंगे, और सरल करने के पश्चात जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही P1 होगा, और वो उसको हम शून्य के बराबर लिख देंगे। तो वही यहाँ पर किया गया है। आप देखिए k की जगह x बाएं पक्ष में px था, तो x की जगह पे 1 लिख दिया तो P1 हो गया, P1। और अब दाएं पक्ष में P1 बराबर क्या होगा? दाएं पक्ष में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि kx स्क्वायर है तो x की जगह 1 रखेंगे तो k इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस √2 उसके √2 के साथ गुणे में x है, x का की जगह पे हमें 1 रखना है तो इसलिए हमने 1 रख दिया। फिर +1 बराबर 0, और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो रहा है? आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर जब करते हैं तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1, 1 और 1 की गुणा। तो 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, या कह दीजिए 1 प्राप्त होगा। तो k और 1 के स्क्वायर के बीच कोई चिन्ह नहीं था, तो इसका मतलब वहाँ गुणा है, तो इसलिए k गुणे 1 हो जाएगा, और ऋण की जगह ऋण आ गया, वर्गमूल 2 की जगह अब वर्गमूल 2 और 1 की यहाँ पर गुणा हुई,
तो वर्गमूल 2 और 1 की गुणा हुई तो वर्गमूल 2 आ गया। आप जानते हैं 1 में हम चाहे जिस संख्या का गुणा करें वही संख्या आ जाती है। तो ये इसीलिए वर्गमूल 2 की जब 1 से गुणा हुई तो वर्गमूल 2 आ गया। और इसके पश्चात प्लस है तो प्लस साइन आ गया, और इसके बाद 1 है तो 1 आ गया। अब हमें तो k का मान ज्ञात करना था, इसलिए जिसका भी मान ज्ञात करना रहता है तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि k को अकेला करना है। तो k को अकेला करने का तरीका क्या होगा, इसके साथ में जो भी संख्याएं हैं, जो भी पद हैं, उनको हटाना है वहाँ से। कहाँ हटाएंगे तो ले कहाँ जाएंगे, ये बाएं पक्ष में है k, और k के साथ में इतनी सारी पद और संख्याएं हैं, तो हम इन्हें दाएं पक्ष में ले जाएंगे अकेला करने के लिए इसको। और अकेला जब करेंगे तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में हम पदों को ले जाते हैं, संख्याओं को ले जाते हैं, गुणांकों को ले जाते हैं। तो वो सब जिस क्रिया के साथ एक पक्ष में होते हैं उसकी विपरीत क्रिया के साथ दूसरे पक्ष में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि के साथ k गुणे 1 के साथ क्या है, ऋण में वर्गमूल 2 है, तो ये दाहिनी तरफ जाएगा, बाएं पक्ष में है ये सब k, और उसके साथ में √2 और 1। तो हम इसे √2 को जब दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये धन चिन्ह का हो जाएगा, और 1 जो कि यहाँ पर धन चिन्ह के साथ है दाएं पक्ष में जाएगा तो ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा। वही यहाँ पर देखिए k और 1 को गुणा किया गया तो k आ गया, फिर माइनस वर्गमूल 2 धन 1 बराबर 0 लिखा गया। अब इसके अगले स्टेप में सीधे k का मान लिख दिया गया, यानी -√2 जब दाहिनी तरफ गया तो धन का √2 हो गया, और धन का 1 जब दाहिनी तरफ गया, दाहिने पक्ष में गया तो ऋण का 1 हो गया। और इस प्रकार k अकेला हो गया, और हम k का ही मान ज्ञात करना चाहते थे। तो जिसका भी मान ज्ञात करना होता है उसे एक पक्ष में, किसी भी एक पक्ष में हम अकेला करते हैं, और ज़्यादातर हम बाएं पक्ष में ही जिस राशि का मान ज्ञात करना होता है उसे बाएं पक्ष में ही लिखते हैं। और इस प्रकार हमें k का मान यहाँ पर प्राप्त हो गया, और यही हमें ज्ञात करना था। इस प्रश्न के हल को समझने में यदि कहीं आपको कोई कठिनाई आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।